और बिगमो की डेथ के बाद जब उसी रात डीन को फिर से परेशान किया गया तो उसने अपने घर के सामने जैस्पर को देखा था। फिर अगले दिन डीन ने थियोडोरा को अपने घर बुलाया। डीन ने एक दीवार के ऊपर ग्राफ बनाया हुआ था जिन जिन के ऊपर उसे शक था। थियोडोरा कहती है कि एंड्रयू की बात पर तुम्हें इतना विश्वास भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक नंबर का झूठा है। तुम्हारे पास भेजने से पहले मुझे उसकी पड़ताल करनी चाहिए थी। उसके मुताबिक अगर बिगमो ऐसा कर रही थी तो अब तो उसकी मौत हो चुकी है। तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा क्योंकि मुझे भी कैंसर है और जब किसी को कैंसर होता है तो उसके मन में किसी को सताने या बदले की भावना नहीं होती। डीन कहता है बिल्कुल यही बात मुझे डिटेक्टिव रुडकी ने भी बताई थी। उसने भी कहा था कि एंड्रयू एक नंबर का झूठा है, लेकिन उसने मुझसे ये क्यों पूछा कि तुम्हारी बेसमेंट का काम पूरा हो गया है या नहीं। डिटेक्टिव को मेरे घर से क्या लेना देना। थियोडोरा कहती है कि वो एक नंबर का आलसी इंसान है। मैं उसे बहुत पुरानी जानती हूँ। अगर उसे खुद ही काम करना होता तो वो मुझे हायर करने के लिए नहीं कहता। तुम्हें शक था कि मिच और बिगमो तुम्हें लेटर भेजते हैं, लेकिन अब वो नहीं रहे तो उन्हें कैंसिल करते हैं और अगली बारी आती है जैस्पर की। जैस्पर ने 23 साल तक एक ग्रोसरी सेंटर में काम किया और 1995 में उसने अचानक से ही वहाँ जाना छोड़ दिया। फिर उसके बाद उसकी फैमिली पैसा पे करने लग जाती है, वो भी एवलॉन बिहेवियरल हेल्थ सेंटर को, क्योंकि उसने अचानक से बोलना बंद कर दिया था। 1995 में ऐसा कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण उसने सालों तक किसी से बात नहीं की। अगले सीन में नोरा और केरन फिर से मिलते हैं। केरन फिर से नोरा को भड़काने की कोशिश करती है। वो कहती है कि छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का काम करवाकर जल्दी से यहाँ से निकल लो, नहीं तो तुम लोग पागल हो जाओगे। अगर लोगों को इस घर में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल गया तो तुम्हें इस घर के आधे रुपए भी नहीं मिलेंगे। फिर कैरन नोरा को एक और घर दिखाने के लिए ले जाती है और कहती है कि किसी कुल्हाड़ी वाले हथियारे से डरकर जीने से अच्छा है इस घर में शांति से रहो। नोरा कहती है ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगी। शाम को जब डीन अपने घर में वापस आता है तो घर में आकर सभी को संभालता है। फिर वो एली के रूम में जाता है और उससे पूछता है कि तुमने रूम को अंदर से बंद क्यों किया हुआ था। एली कहती है कि मुझे डर लग रहा था इसलिए मैंने रूम को लॉक किया, मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी। फिर डीन वहाँ से चला जाता है। फिर अंदर आके एली डेकोटा को अपनी अलमारी में से बाहर निकालती है और कहती है कि विंडो से जल्दी से बाहर चले जाओ। फिर डीन को अपनी किचन में जॉन ग्रिफ मिलता है। वो अपने आप को बिल्डिंग इंस्पेक्टर बताता है और कहता है कि मेरे भी तुम्हारे ही जैसे एक बेटा और एक बेटी है। वो पूछता है कि क्या तुम्हारी बेटी 18 की हो गई है। डीन कहता है नहीं, अभी वो 16 की है। जॉन कहता है माफ कीजिए, आपको अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहिए। मैंने उसे एक अफ्रीकन लड़के के बहुत नजदीक देखा है। एक बाप को ये सब जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इन्हीं हरकतों के कारण मेरी बेटी स्कूल में बदनाम हो गई थी। मैंने उसे वक्त पर संभाल तो लिया, लेकिन इसके कारण हमें बहुत कुछ झेलना पड़ा। डीन पूछता है आपने अपनी बेटी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की। जॉन कहता है बस उसे छोटे कपड़े पहनने से मना कर दिया। और हाँ, यही पास में एक लूथरन चर्च है, तुम्हें अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाना चाहिए। डीन को वो शख्स काफी अजीब लगा, इसलिए वो अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास जाकर कहता है ये बिल्डिंग इंस्पेक्टर दोबारा यहाँ नहीं दिखना चाहिए। फिर कॉन्ट्रैक्टर कहता है आप जिससे बात कर रहे थे उसे आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा और ना ही वो कोई बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, उन्हें तो मैं अच्छे से जानता हूँ। फिर जब रात होने से पहले उसके बीवी बच्चे वापस मोटल जा रहे थे तो डीन एली से पूछता है कि क्या तुम्हारे और डेकोटा के बीच में कुछ चल रहा है। एली कहती है कि स्टॉप इट डैड, आप मेरे ऊपर शक करना बंद कीजिए, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह डीन अपनी मीटिंग में बैठा होता है, तभी उसे थियोडोरा का फोन आता है और उसे अर्जेंट मिलने के लिए कहती है। वो बताती है कि मैं डिटेक्टिव रुडकी के पास गई थी और उससे पूछा कि क्या आपके पास उस घर के बारे में ऐसी जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए। यह सुनकर उसके रंग उड़ गए, लेकिन फिर वो मुझे एक बॉक्स देता है और कहता है कि मैं इसी इंतजार में था कि तुम मुझसे इस घर के बारे में कब हेल्प मांगोगी। उस बॉक्स को पहले भी कोई खोलकर देख चुका था। उस बॉक्स से मुझे पता चला कि आपके घर में 1995 तक एक ग्रिफ फैमिली रहा करती थी। इस घर का ओनर था जॉन ग्रिफ। वो एक साधारण सा इंसान था और उसे दो चीजों से प्यार था, अपनी फैमिली और चर्च। एक दिन वो चर्च से अपने पुराने घर जा रहा था जहाँ वो उस समय रहा करता था, तभी उसे पीटकर लूट लिया गया। उसकी मोम के पास बहुत दौलत थी, इसलिए उसने जॉन को अमेरिका के सबसे सेफ इलाके में घर खरीद कर दिया, और ये वही घर है जो तुम्हारे पास है। जॉन का एक बेटा था जो पढ़ाई में नंबर 1 था। उसकी एक बेटी भी थी जो हाथ से निकल गई थी। उसकी आए दिन स्कूल से कंप्लेंट आती थी। उसकी एक वाइफ थी जो हमेशा उसे जलील किया करती थी। वो एक नंबर की नशेड़ी औरत थी। जॉन की मोम भी उन्हीं के साथ रहा करती थी। एक दिन उसे काम से निकाल दिया गया। उस दिन वो बहुत रोया, लेकिन उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। वो हर रोज घर से अपने काम पर जाने के लिए निकलता और बैंक जाकर अपनी माँ के अकाउंट से पैसे निकलाता और अपना घर सही तरीके से चलाता। किसी को भी इस बात का पता नहीं चला कि वो बेरोजगार है। एक दिन वो घर आया तो उसे भी लेटर मिला। उसमें लिखा था, तुम्हारी खूबसूरत जवान बेटी रात को कहाँ जाती है तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन मुझे पता है। क्या तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम्हें
नौकरी से निकाल दिया गया है। तुम्हारी बीवी को तुम्हारी गैर मौजूदगी में किसी और के आगे कपड़े उतारते देख मुझे बहुत मजा आता है। उसको हर रोज इस तरह के लेटर मिलने लगे। एक लेटर में लिखा था, इस घर को नौजवान खून की जरूरत है, क्यों ना इसकी जरूरत पूरी की जाए। एक दिन जब वो अपने घर आता है तो उसकी बेटी हैलोवीन पार्टी कर रही थी। नकाब उतारने पर पता चलता है कि वो अपने टीचर के साथ ही चिपक कर डांस कर रही थी। जॉन उन सभी को वहाँ से भगा देता है। लेटर भेजने वाले को शायद पता था कि जॉन उसके लेटर पढ़कर बदल रहा है। उस लेटर में लिखा था, चढ़ा दो अपने परिवार की बलि और आजाद हो जाओ इस झूठी जिंदगी से। और फिर जॉन एक प्लान बनाता है। वो हर उस फोटो में से अपना चेहरा हटा देता है जो उसके घर में पड़ी थी। तभी उसकी वाइफ वहाँ आती है और कहती है कि मैं आजकल किसी और के चक्कर में हूँ। तभी जॉन उसका भेजा उड़ा देता है। उसके बाद वो अपनी माँ का भी भेजा उड़ा देता है। फिर वो अपनी आवारा बेटी का भी भेजा उड़ा देता है। फिर वो नीचे जाकर अपने लिए एक सैंडविच बनाकर खाता है और अपने बेटे का बास्केटबॉल देखने जाता है। फिर मैच खत्म होने के बाद वो अपने बेटे को अपने साथ घर लाता है और उस शरीफ बच्चे को भी मार देता है। फिर उसके बाद वो एक म्यूजिक चलाता है। डोरा डीन को वो म्यूजिक सुनाती है। डीन कहता है, मैंने ये म्यूजिक अपने घर में सुना है। जॉन के परिवार की मौत के बाद 2 हफ्तों तक ये म्यूजिक चलता रहा और वो डेड बॉडीज घर में ही पड़ी रही। फिर एक दिन उस म्यूजिक को सुनकर जैस्पर उस घर में जाता है। बस उसी दिन वो आखिरी बार बोला था, क्या यहाँ कोई है? वहाँ मिली सारी बॉडीज एकदम सूख गई थी, जैसे किसी ने उन बॉडी में से खून निकाल लिया हो। और बेसमेंट में कुछ खून की खाली बोतलें भी मिली। उसने उन सबको मारने से पहले उस टीचर को भी मार दिया था जो हैलोवीन पार्टी में उसकी बेटी के साथ चिपक कर डांस कर रहा था। फिर डोरा जॉन को मिले कुछ लेटर देती है और सारे सबूत दिखाती है। वो कहता है, घर बेचते समय मुझे इतनी बड़ी बात बताई क्यों नहीं गई? डोरा कहती है, वहाँ के लोग इस बात को इसलिए छुपा रहे थे क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिराना नहीं चाहते थे। मिच और बिगमो इस घटना के 1 साल बाद वहाँ रहने के लिए आए थे। डिटेक्टिव रुडके की पोस्टिंग भी इस घटना के 10 साल बाद इस शहर में हुई थी। जॉन ग्रिफ जिंदा है या मर गया किसी को भी नहीं पता, और अगर वो तुम्हारे सामने भी आकर खड़ा हो जाए तो तुम उसे पहचान नहीं पाओगे क्योंकि आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। फिर डीन पूछता है वो कौन सी चर्च में जाता था। डोरा कहती है कि लूथरन चर्च में। डीन को याद आता है वो इंसान आज जो सुबह उससे मिलने के लिए आया था वो भी इसी चर्च में जाने की बात कर रहा था। उसने जो भी बातें करी थी वो सभी इस कहानी से मैच हो रही थी। डीन कहता है, मैं आज सुबह ही उससे मिला हूँ। फिर डीन जैस्पर के घर जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम जॉन ग्रीव को जानते हो? तभी उसकी आवाज सुनकर अंदर से पर्ल आती है। वो कहती है, हम तुम्हें इसके बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहते। तुम्हें वो डम वेटर नहीं निकलवाना चाहिए था, इसलिए हम तुमसे नाराज हैं। और हाँ, तुमने मिच और मॉम को मरने पर मजबूर तो कर दिया, लेकिन तुम्हें उनके फ्यूनरल में भी आना चाहिए था, खड़ूस कहीं के। अब डीन की फैमिली भी अपने घर में हमेशा के लिए वापस आ गई थी क्योंकि 1-2 दिन में उनके घर का कंस्ट्रक्शन का काम खत्म होने वाला था। डीन आकर सभी से मिलता है। उस रात वो वॉचर उनके घर की फिर से निगरानी कर रहा होता है। अगले दिन नोरा डीन से कहती है कि अब मुझे इस घर में अच्छा लग रहा है। डीन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। उनके जाने के बाद नोरा लेटर बॉक्स चेक करने के लिए जाती है। उसे फिर से वॉचर का लेटर मिलता है। उसमें लिखा था, चाहे आप लोग इस घर में कितने भी कैमरे लगवा लो, लेकिन फिर भी इस घर में तुम मुझसे सेफ नहीं रह पाओगे। और इसी के साथ वॉचर का 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है।